करते थे। एओ हुम द्वारा स्थापित कांग्रेस, जिसके संपूर्ण हिंदुस्तान में शासन हुआ करता था। अभी माननीय मेघवाल साहब कहते हैं कि हम दक्षिण में नहीं है, हम वहां नहीं है। अरे भाई, बंगाल में नंबर 2 पर हम खड़े हैं, कर्नाटक में हमने शासन किया है, हम वहां पर चाहे। जो पार्टी 84 में 2 सीटों पर थी, वह भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र के अंदर और हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में शासन पर है। और जो पार्टी इस देश में 84 में 400 से अधिक सीटों पर थी, उसकी स्थिति आज क्या है वह देख लें। इस 84 का तुलनात्मक दे रहा हूं मैं आपको, ए हूं से शुरू नहीं कर रहा मैं, या न मैं जनसंघ से शुरू कर रहा हूं, मैं तो 84 से शुरू कर रहा हूं। जो राजीव गांधी के समय आपकी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत की साथ सत्ता पर काबिज थी और भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर थी। वह भारतीय जनता पार्टी आज 2025 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बना पाई है, बनाने में सफल रही है। आपका प्रधानमंत्री 84 के बाद 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी जरूर आप कह सकते हैं, माननीय नरसिंह राव जी सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, उसके कभी भी आपको स्पष्ट बहुमत के साथ जनादेश नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 बार अपने बलबूते पर और तीसरी बार भी अपने बलबूते पर ही, क्योंकि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नित्य गठबंधन चुनाव से पहले गठबंधन था, उसके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। अब आप कह रहे थे कि आपको स्पष्ट बहुमत, अरे एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, आप तो 100 सीटें भी नहीं प्राप्त कर भी खुश होते हैं। आप किससे बड़ी इतर है कि 100 सीटें से कम मिली, 99 गई, भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं जाने दिया, इस बात को लेकर खुश हैं आप? तो खुश रहिए, हमेशा आपके भगवान हार जीत में लक्ष्मीकांत जी हार और जीत में अपने अपनी खुशी और अपने अपने कमेंट चलाते जाते हैं। देखिए बड़ा फर्क है, हम शासन करने के बाद खुश हैं, ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन आप विपक्ष में लगातार आ रहे हैं और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे, फिर भी खुश है कि बीजेपी को 400 नहीं जाने दिया हमने। अरे भाई, 400 नहीं जाने दिया, अच्छी बात है। आप कहां आ गए ये देखिए कि जिनकी 400 से अधिक सीटें हुआ करती थी वे 99 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जिनकी 2 सीटें हुआ करती थी वे लगभग 400 के पास पहुंच चुके हैं, शासन तीसरी बार कर रहे हैं। ये फर्क है आप में और हम में। इसमें शो नहीं हो रही। चले भरत जी, अभी आपने सुना कि आप लोग कहां, कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी थी? यहाँ आ गया, हमारा ग्राफ यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। ये डिफरेंस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर रहा है, और जो अंतर रहा वो ये रहा कि कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थानों को अपने अधीन में लाकर तानाशाही करने का काम नहीं किया। आपने देखा कि किस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर इमरजेंसी वहां बात किया तो आपने ही किया, सबसे ज्यादा आपने सबों को बर्खास्त करने का काम किया तो आपने ही किया, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया तो आपने ही किया। बोले एक मिनट समझ लिया, अब आप जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोला, आप जवाब दीजिए आराम से। दुखती रग पर हाथ रख दिया, आपको लगा कि बीच में बोलना चाहिए था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसने कभी भी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग नहीं किया। आपने और हमने सबने देखा कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी तो उसमें एक विपक्ष का नेता होता था, एक कैबिनेट होता था और एक सीजीआई होता था और एक कैबिनेट प्रधानमंत्री जी होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुमत अपने पास ले लिया, इन्होंने सीजीआई को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा नदी की तरह अवतरित हुई जिसके अंदर तमाम भ्रष्टाचारी जब तक उस गंगा नदी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक तो बाहर वो भ्रष्टाचारी कहलाते थे, और जैसे ही वो उस गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम भ्रष्टाचार उनसे मुक्त हो जाते हैं। ये वही पार्टी है जो पहले तो लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराती है, और जब वो इस भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में आ जाते हैं तब तमाम भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। हमने पहली बार ऐसा देखा कि जहां लोगों को बोलने की आजादी नहीं दी गई। हमने पहली बार ऐसा देखा कि जब सीएजी की रिपोर्ट संसद के अंदर पहुंचाई गई, ये कहा गया कि आयुष्मान और भारतमाला के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है, तो यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने ट्रांसफर कर दिया था उन ऑडिटर का। हमने देखा कि जब राज्यपाल जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने जब गवर्नर ने जब इनकी सच्चाई बताई कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए परेशान किया और भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तब किस तरीके से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनका किनारा काट दिया। आज इस देश के अंदर यह स्थिति है कि राष्ट्रपति का पद जहां बड़ा होता था, आज उसी पद को नतमस्तक प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो देश एक लोकतंत्र था, एक गांधीवादी था, एक बाबा साहब के संविधान के ऊपर था, और दूर छोड़िए आप राजस्थान की ले लीजिए ना, इस राजस्थान में पिछले 1.5 साल से चुनाव नहीं हो रहा है। नगर निकाय के चुनाव आज पता नहीं है कि कहां होंगे। मैं आप ही को कंटिन्यू करूंगा। एक मैं अगर चले यहाँ पे एक जरूर मैं बात करूं, एलजेपी की अगर बात करें, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान पिछली बार एनडीए से अलग होकर के 137 सीट पे चुनाव लड़े थे, 1 सीट जीत पाए थे। इस बार गठबंधन के साथ मिले क्योंकि अलायंस में पार्लियामेंट इलेक्शन से ही हुए हैं। 28 सीट पे उन्होंने प्रत्याशी उतारे, अभी 18 पे आगे चल रहे हैं, यानी कि एलजेपी को भी बड़ा एक बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो मैं चलिए अभी आपके पास में आऊंगा। हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह इस वक्त 12 से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं।
वीरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। अभी क्या कैसा माहौल है? क्या धूम धड़ाके शुरू हो गए भाया के? अभी इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता भी? शुरू हो गए हैं। ये 7वां राउंड पूरा हुआ है। इसमें भाया ने 5,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाई होगी। निर्दलीय प्रत्याशी को दूसरे नंबर पे, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर टीम का दोबार आना, वसुंधरा का 6 दिन यहाँ रुकना और कार्यकर्ताओं से प्रयास करना, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। इससे साफ जाहिर हो रहा हुआ है कि भाजपा ने वर्तमान सरकार में 18 महीने में या 12 जिले में कोई या विकास नहीं किया, जिस कारण ये आज भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका कहना है कि बीजेपी में मायूसी का माहौल दिखाई दे रहा है, भाजपा के पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। नरेश मीना को भी कहीं भरोसा लग रहा है कि वो दोनों आगे निकल सकते हैं, क्योंकि 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, दोनों के बीच 5,000 से ज्यादा का अंतर है अभी। जी, अब ये हार जीत ज्यादा मतों से नहीं होगी, 5 से 7 हजार से होगी। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस तरह का कोई दोबारा ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी आएगा। एक बार जो लीड बनाने के बाद अगर कुछ, अगली बार भी यही हार जीत हुई थी और अभी भी ये इसी प्रयास पर हार जीत होगी, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा हार जीत का। जी, जैसे अपडेट होगी आप जन टीवी के साथ बने रहिए और आप हमें लगातार अपडेट भेजते रहिए, क्यों हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह जो अभी काउंटिंग स्थल पे हैं, लगातार इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने बड़ी नजदीक से इस चुनाव को देखा है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी में जरूर अभी फिलहाल मायूसी दिखाई दे रही है, हालांकि 13 राउंड अभी बाकी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक भरोसा जो टूटता दिखाई दे रहा है वैसे स्थिति बनी है। भाया के लिए वहां पे पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं। तो भरत, यहां पे एक रिएक्शन होगा आपका, आपके पटाखे चलने शुरू हो गए, क्या भरोसा है अभी कि 13 राउंड का इंतजार करना चाहिए? बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही कांग्रेस अभी वहां? नहीं, देखिए, अगर पूरे विधानसभा राजस्थान का चुनाव होता, जब जरूरी कहा जा सकता था सरकार किसकी बनती है और नहीं, लेकिन एक सीट का चुनाव और एक सीट में 7 सीटों पे आप ये देखिए, मतलब मोर देन 30% से ज्यादा का जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और जो बढ़त है लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी जिस तरीके से हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि धीरे धीरे आप देखिएगा जब हमारा क्षेत्र आएगा तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो तीसरे राउंड की इनकी गणित है वो तीसरे पे ही सिमटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये आईना दिखाने का काम है राजस्थान की जनता का, कि आपके द्वारा जो झूठे वादे किए जा रहे हैं इस प्रदेश के साथ, उसे या तो आप सुधार लीजिए, वरना ये परिणाम आपको आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लगातार जिस तरीके से प्रमोजन भाया जी आगे की बढ़त बढ़ाते जा रहे हैं, और लोकल में मैं आपको फिर बताता हूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक यही मुद्दा लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे जग जग वाकिफ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचारियों को ही अपने में समाहित कर लेती है। तो आरोप लगाने का काम तो इनका है ही। वहां पे रोड शो इन्होंने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से उनके ऊपर इनडायरेक्टली उन्हें बताया कि ये काम कराना है, ये काम कराना है। फिर किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चमचे हैं, वो सब शब्द हमने भी सुने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से ये इनका प्री एग्जाम होता है ना, तो ये एक प्री एग्जाम ही है कि अगर यहां पर इनको करारी हार सामने देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर इन्हें अपनी चाल चलन बदल लेना चाहिए। इन्हें यह समझ जाना चाहिए कि राजस्थान की जनता सजग है। जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में झूठे वादे किए, बड़े बड़े बोल बोले, जिस तरीके से आरोपों की राजनीति करी, उससे अब दूर हट जाइए। काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि न ही विधानसभा में और न ही सड़कों पे हम आपको काम किए बिना रहने देंगे। जी, चलिए, कोई काम के लिए कह रहा है और को अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अंता की अगर बात करें राजस्थान में तो क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था और 8वें राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि ये नरेश मीना और प्रमोद जैन भाई के बीच एक नेक टू नेक फाइट इसे कही जा सकती है, क्योंकि 5,000 के आसपास का ही अंतर आ रहा है। तो भरत, अंतर बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता है, इसे 5,000 के आसपास का ही गैप आ रहा है, बस केवल डिफरेंस जो आ रहा है सामने। देखिए, वहां 8वें राउंड के बाद 35,000 से ज्यादा वहां पर मीणा समुदाय के वोट है, आप ये मान के चलिए। और जिस तरीके से वहां पे लोगों के बीच में रहा होगा कि भाई किस तरीके के इनको वोट मिलने चाहिए,
लेकिन मुझे ये लगता है कि भाया जी ने जहां काम किया है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो लोगों का सहानुभूति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जो काम है उन्होंने देखा है, क्योंकि टच में शांति धारीवाल जी का कोटा आता है। कोटा में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, इसके अलावा वहां प्रहलाद गुंजल जी, हाड़ौती क्षेत्र है, अशोक चांदना जी का वहां पर दबदबा है, अशोक चांदना जी ने जिस तरीके से लगातार वहां पर काम किया है, वो सभी एक पार्टी के तमाम जो हमारे नेता थे वो नेता ग्राउंड पर थे, तमाम जो लोकल वहां के नेता थे वो थे। पायलट साहब ने 2 से 3 बार वहां पे आपने देखा रैलियां की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वहां पर गए, जो हमारी लास्ट जो सभा रही उस सभा में भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो आह्वान किया लोगों को कि किस तरीके से आप सही लोगों को। चले, मैं अभी लक्ष्मीकांत जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि एक बार के लिए समय थोड़ा कम है। मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास में आना चाहूंगा। जो 8वें राउंड तक की भी अगर गिनतियों की बात करें, जो डिफरेंस है नरेश मीणा और भाया के बीच में 5000 के आसपास का, लेकिन मोरपाल ज्यादा अपना अंतर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो 18,000 1500 से ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं उसमें। निश्चित रूप से भौगोलिक हम बढ़ते बढ़ा पा रहे, बढ़ता अब जो 9वां 10वां राउंड होगा आपको शुरुआत दौर में दिख जाएगा कि मोरपाल सेकंड और उसके बाद फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे। शीश वाली का 8वां राउंड शीश वाली का था, आपने संवाददाता मालूम कर दिया। जब तक 7 राउंड पूरी वो मांगरोल के ही थे, 8 राउंड शीश वाली का था, और अब 8वें राउंड के बाद जैसे 10वां राउंड तक लगभग भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट काफी मजबूती से आगे आ जाएगा। आप जब तक चैनल पे शायद 10 मिनट है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि करीब 12 राउंड अभी बाकी हैं, क्योंकि 20 राउंड 14 टेबल पर चल रहे हैं। मैं आपको योगी जी, आप तो चुनाव में लगातार बने रहते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, राजस्थान के अंदर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र आपने कई बार देखा होगा, किशनपुर हावमिल विधानसभा क्षेत्र, मैं आप ही के चैनल बैठा था और तब मैंने कहा था, आपने कहा आर तिवारी चुनाव जीत चुके हैं, आपके अंदर घोषणा हुई थी, उस दिन मैं आपके चैनल बैठा होता, मैंने कहा 10 मिनट इंतजार कीजिए, और 10 मिनट बाद ही बाल मुकुंदाचार्य चुनाव जीत चुके थे। तो परिणाम की स्थिति बदलते हैं, किन किन विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति अनुकूल नहीं हुआ करती। पहले वाला हाव में हुआ करता था, जिसमें पंडित भंवरलाल शर्मा शुरुआती रुझान से ही और अंत तक लगातार बन रहते थे, वे हाव में वर्तमान हाव में फर्क है। अंतर विधानसभा क्षेत्र का भी यही हाल है। जब रघुवीर सिंह कौशल चुनाव लड़ा करते थे, शुरुआती दौर से आओ करते थे, परिस्थितियां बदलती, भौगोलिक स्थिति बदली है, सभी जगह की स्थितियां। तो मैं जब आप जैसे शीश वाली हो गया, अब कोयला आएगा, कोयले के बाद अंता और अंता शहर आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी। चले, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं, क्योंकि हाड़ौती को बहुत नजदीक से देखा, वहां की राजनीति को भी देखा है। प्रमोद जी उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी तीसरे नंबर पे है, भाया आगे चढ़े? हालांकि आपने कह दिया था कि भाया को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, बातें चाहे कुछ भी आ रही हो। देखिए, मैं योगेंद्र जी मानता हूं कि ये बीजेपी के प्रत्याशी नए हैं, नए उनका मैनेजमेंट कैसा रहा इस बात का भी हम कह नहीं सकते, मिस मैनेजमेंट भी हो सकता है। लेकिन भाया की जो लंबे समय से पकड़ थी उसका उनको लाभ मिल सकता है, इस बात को भी मानता हूं। साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जब तक एक एक वोट की गिनती नहीं हो जाए, एक एक चीज नहीं आ जाए, जब तक कोई बात कहना एक बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसलिए अभी हमको वेट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि अभी हो सकता है कि जो उनके पक्ष के भी जो ईवीएम है कितनी आने वाली है, कितना क्या है, कौन सा राउंड चल रहा है, 8वां राउंड चल रहा है, जिसमें 5000 मतलब 5700 के आसपास अभी आगे चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया जी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए, अभी जो भी कुछ है बहुत निर्णायक स्थिति में है, और अभी मैं मानता हूं कि शायद ये अभी जल्दीबाजी होगी, देखना चाहिए, हमें वेट करना होगा इसमें। क्योंकि हाड़ौती में ये, जैसा आपने कहा कि हाड़ौती की स्थिति ये है कि कई दफा स्थिति ये हुई है कि बहुत नेक टू नेक फाइट के बाद भी होता है कि 2 4 5 10, यानी एक दफा दाऊदयाल जी जोशी तो लोकसभा का चुनाव के 200-250 वोट से जीते थे। तो इसलिए जब तक सब चीज नहीं हो जाए, क्लियर कट स्थिति नहीं आ जाए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाले जो नतीजे आ रहे हैं कि उनका तीसरे नंबर पर रहना, ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी का मुकाबले में आना, ये चौंकाने वाली बात हो रही है। जी प्रमोद, उमेंद्र जी, चलते चलते मैं आपसे बिहार पे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। बिहार का ये कि देखो, जो मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए थे लगभग सही से साबित उससे भी आगे जा रही है, भी आगे जा रहे हैं जी। तो मैं मानता हूं कि जंगल राज की जो बात थी, एक स्वराज की बात थी, तो मुझे कुछ लग रहा है, और मैं इस बात को मानता हूं और मानना पड़ेगा कि लोगों ने नीतीश और नरेंद्र मोदी पे जो विश्वास किया है, इसको मानने वाली बात है। लेकिन एक छोटा सा सवाल उठा है यहाँ पे, बीजेपी को भी 74 मिली थी, अभी 63 पे है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। अभी जो वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं, फिलहाल के रुझान 85 सीट पे आगे चल रही है। देखिए, जेडीयू इसलिए आगे चल रही है कि देखिए, जो नेता है, फौज का जो मुखिया है, वो तो नीतीश है। तो लोगों ने नीतीश, कहीं ना कहीं उनकी छवि का बेनिफिट मिला है उसको। इसलिए मैं मानता हूं कि शायद 10वीं या 11वीं बार शपथ लेंगे जी,
तो मैं जहां तक मानता हूं कि ठीक है, उनपे हो सकता है अल्टूराम पलटूराम पे आरोप लग सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है, आपको भी ज्ञात होगा, उनपे कोई भ्रष्टाचार के या इस प्रकार कोई आरोप नहीं लगे। बिल्कुल।